अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। हम मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, जहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है। और आज का प्रोग्राम का हमारा मौजू ये है कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर इस वक्त है, गोया कि हुकूमत वक्त के जो रिसीविंग एंड पे होती है और अपोजिशन जमात के जिसका काम हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करना, अपने हकूक़ के लिए पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर सड़कों पर एहतजाज करना। गोया कि इस वक्त अपोजिशन का कंडक्ट क्या है, जो कि तहरीक इंसाफ है सबसे बड़ी जमात, और उसके साथ हुकूमत वक्त गोया कि मुस्लिम लीग नून, वो इस सारे अमल को किस अंदाज में हैंडल कर रही है। तो आज इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बेहतरीन डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही है, जिसके अंदर गोया कि हुकूमत वक्त एक बड़े स्टेक होल्डर की तरह, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिसीविंग एंड पे होती है, वो लीड कर रही होती है पार्लिमानी डेमोक्रेसी को, वो कितना बड़ा दिल दिखा रही है। और फिर साथ में अपोजिशन की जमातें वो ख़ुद पार्लिमान के अंदर गोया कि इस प्रोसेस का कितना बेहतर अंदाज में हिस्सा बन रही हैं। और अगर यहाँ पे उनके इशूज़ एड्रेस नहीं हो पाते तो अगर सड़कों पे जाते हैं तो कितने पुरअमन रहते हैं। तो आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक का ऐलान कर रखा है उनके कायद ने, और उसको लेके चल रहे हैं। 5 अगस्त से ऑनवर्ड ये सिलसिला चल रहा है। और हमने देखा है कि पहले मरहले में तो बड़ी पुरअमन रही है, किसी किस्म का कोई तशद्दुद हमें देखने को नहीं मिला, किसी किस्म की वायलेंस की हमें इतलात नहीं मिली, पुरअमन था। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के बहुत सारे इलाकों में गोया कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया। तो क्या दफ़ा 144 का नफाज होना चाहिए कि जब मुल्क की कोई भी सियासी जमात पुरअमन एहतजाज करने लगे उनको ये हक़ मिलना चाहिए, क्योंकि आइन के आर्टिकल्स तो बहुत सारे ऐसे जो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि अगर आप अपने गोया के मुतालबात के हक़ के लिए सड़कों पे आते हैं पुरअमन तरीके से, तो राइट ऑफ असेंबली उनका हक़ है, वो आके कर सकते हैं। क्या इसको करने दिया गया या उनको रोका गया? क्या है ऐसा तर्ज अमल जो हुकूमत के एंड पे जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? और साथ में मुल्क के अंदर जो एक सियासी इज़्तिराब पाया जा रहा है नाज़रीन, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनको सियासी रंग दे दिया गया है, बहुत सारे ऐसे मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं कि जो सियासी नौयत के हैं? और अगर ऐसा है तो फिर जो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है रियासत का, जिसको हम एक तरह से अदलिया कहते हैं, अदलिया इस सारे मामले पे अपना रोल किस अंदाज में प्ले कर रही है? हुकूमत और अपोजिशन उसको किस नज़र से देखती है? और क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से जो चीज़ें बेहतर अंदाज में एड्रेस नहीं हो रही, वो भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस को और ज़्यादा डीप कर रही हैं? तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हम रखेंगे अरकान पार्लिमान के सामने और उनकी आरा हासिल करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि इसके बावजूद कि पार्लिमान को वजूद में 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, दूसरे साल में दाखिल है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अभी तक मिसिंग है, वो नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही, उसकी वजूहात क्या हैं? तो कोशिश करते हैं तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू की जाए और उनकी आरा हासिल करने की कोशिश की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब। सर, हुकूमत वक्त का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि हमने रुकावटें खड़ी की हैं, तहरीक इंसाफ एक गैर मकबूल जमात है, लिहाजा लोग बाहर नहीं निकले। नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की द मोस्ट पॉपुलर जमात है, 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आवाम खान साहब के साथ मोहब्बत करती है। 170 ज़िलों में हर ज़िले में लोग बाहर निकले हुए थे। जब में गफ़ीर बाहर थी, पूरी दुनिया ने देखा। हुकूमत ने बड़ी हैवी हैंडेडनेस का किया। रेहाना डार गिरफ्तार हुए, हमारे पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया। हुकूमत खुद मांग रही, जिस तरीके से रास्ते वगैरह बंद कर दिए थे। लेकिन मैंने तो जो आवाम को देखा, मैं आपको एक वसूख के साथ कहता हूँ, मैंने आवाम की जो मोहब्बत देखी है, मैं तो समझता हूँ माएँ बच्चों से इतना मोहब्बत नहीं करती जितना आवाम खान साहब के साथ मोहब्बत कर रही है। जब मैंने देखा खान साहब के लिए जो आवाज़ उठी है, ये इसमें दुनिया की मिसाल नहीं मिलती। यही होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें कि एक बिहेवियर यही होता है कि आप बाहर निकलते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, आप यही साहिब इक़्तिदार वालों को कहते हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाना है, जो आवाम ने भरपूर किया। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी का कहना है कि जो इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, अब इस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल भी वही कर रहे हैं, इसमें सियासतदानों का या अदालतों का कोई कसूर नहीं है। देखिए, कोई पाकिस्तान में प्रोजेक्ट होता है तो हर प्रोजेक्ट आईन, कानून और जमहूरियत में कोई उसकी नहीं है। इमरान खान साहब आवाम की क़ुव्वत से आएँ, आवाम की क़ुव्वत से रहें, आवाम की क़ुव्वत से कुछ की और साजिश के तहत उसको बाहर निकाला गया। पीडीएम की हुकूमत भी उस वक्त साजिश के तहत आ गई है। पीडीएम की हुकूमत ने जो कुछ किया, अपने केसेस ख़त्म करवाए, सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म करवाए
اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لینا تھا حکومت سے بینیفٹ وہ خود لیے، عہدے سب آپس میں بانٹے۔ پاکستان تحریک انصاف عوامی سیاست پہ بلیو کرتی ہے، پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی نظریہ ہے کہ قانون بالادست ہو، عدلیہ آزاد ہو، یہ ایوان مضبوط ہو، سپریم ہو، اور عوام کو ان کے حقوق ملے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے اداروں کی ہمیں عزت ہے، سارے ادارے جو ہیں وہ لازم ہے اس کی عزت کرنا، لیکن پارلیمان جو ہے یہ انسٹیٹیوشنز اس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے۔ یہاں سے ایسے بے توقیر ہو کے کہ آپ لوگوں کو نکالیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے، آپ ان کو کنوکٹ کرائیں گے، اور ان وائسز کو آپ کنوکٹ کرا رہے ہیں اور ڈسکوالیفائی کرا رہے ہیں جو دا موسٹ سین وائسز ہے، چاہے وہ شبلی صاحب ہے، چاہے وہ مریوب خان صاحب ہے، چاہے وہ زرتاج گل ہے، چاہے وہ حامد رضا صاحب ہے، چاہے وہ رائے حیدر صاحب ہے، چاہے وہ رائے حسن صاحب ہے، عبداللطیف صاحب ہے۔ اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا، اس سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، اس میں ریاست خطرے میں پڑے گی، اس میں لوگوں کا اداروں پر سے، ریاست پر سے، جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں، ایک دوسرے کی قوت کو ریکگنائز کریں، عوام کی آواز کو سنیں کہ یہ عوام کی آواز ہے، عوام کی آواز کے برعکس کچھ نہ کرے، تب معاملات بہتر ہوں گے۔ لیکن ان کا خیال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف میں بہت سارے تو اچھے بچے ہیں، لیکن وہ ایک آدمی کا تو ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، وہ عمران خان نہیں مان رہے، باقی سسٹم کے ساتھ چلنا چاہ نہیں، رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے اچھے بچوں کا سوال ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے عمران خان صاحب ہے، قاعدہ کلیہ قانون آواز اسی کا ہے، وہی چلاتے ہیں۔ آپ بتائیں، پہلی مرتبہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، 180 کے بجائے 90 سیٹیں تھیں، اس کے باوجود خان نے کہا بات کرو۔ پھر ہمارے دوسری مرتبہ وہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی، خان نے کہا بات کرو، پولیٹیکل پارٹی کو ملاؤ۔ پھر گولی چلی، لوگ مرے، اس کے بعد بھی خان نے کہا بات کرو، آگے بڑھو۔ پھر خان صاحب نے کہا اپنے لیے نہیں، قوم، جمہوریت اور ملک کے لیے بات چیت چاہیے۔ آپ کو کہیں نا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈیریل کیا، کون لوگ تھے جو ملاقات نہیں کرا سکے، کون حکومت تو ہر جگہ پہ ناکام ہو گئی ہے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ ناکام ہو گئی۔ یہ جمہوری رویہ نہیں رکھتے، جب عوام سڑکوں پہ آتے ہیں آپ ان کے درد کو سنتے ہیں، ان کی آواز کو دباتے نہیں ہیں۔ حکومت کا رویہ روز بروز غیر جمہوری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حکومت ہی ہوتی ہے جو ریچ آؤٹ کرتی ہے، نہ کہ اپوزیشن۔ ہم نے تو کئی مرتبہ ریچ آؤٹ کیا، بٹ ہمیں اسپیس نہیں ملا، ہماری آواز نہیں سنی۔ آج بھی ہمیں بولنے کی اجازت اس وقت پہ نہیں دی جس وقت ہم چاہ رہے تھے۔ تو اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل کورس کو اسپیس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے جمہوریت کی بلا ہوگی؟ اور ایک اور چیز، کیا یہ حکومت ہماری، ادھر ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں ہماری حکومت نہیں ہے؟ ریزرو سیٹیں لے کے تو 53 پارلیمنٹیرین ان کے ہو گئے، ممبرز پارلیمنٹ کے ان کے ہو گئے۔ کیا یہ رویہ ہم ان کے خلاف روا رکھیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جلوس تھا یہ کہاں تک نہیں گئے؟ کیا ان کو کسی نے روکا، کسی نے ٹوکا؟ اسی طریقے سے ہمارا بھی حق ہے، اگر ہم وہاں کرتے ہیں تو اس سے فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں آپ اس میں ایک گیپ کریٹ کر رہے ہیں، تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تناؤ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں 9 مئی بڑا ایک سیریس دن تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا کسی صورت۔ 9 مئی آئندہ بھی کبھی نہ ہو۔ اور یہ جو مونومنٹس ہیں یہ ہمارے مونومنٹس ہیں، یہ ہمارے جو سربراہ وہ ہے جو ہماری ہیروز ہے، اور ان کے جنازے ہم نے اٹھائے، ان کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ لیکن اس کی دھول اب بیٹھنی چاہیے، یہ دھول بیٹھنی چاہیے۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا جمہوریت کی خاطر، جو آج ہو رہا ہے یہ بھی اتنا ہی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کمیشن ایسا بنتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور قوم سے معافی مانگے، تو بیرسٹر گور بطور پارٹی چیئرمین اس پر اگری کرتے ہیں کہ ہاں جب سب معافی مانگ رہے ہیں تو آپ کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ سیاسی جدوجہد جو لوگ کرتے ہیں اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ کنڈیشن رکھ کے آپ معافی مانگے، میں معافی مانگتا ہوں، آپ یہ کریں۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کمیشن بنائے، جو قصوروار ہے ان کی معافی بھی لے لے، ان کو سزائیں بھی دے دے، جو جرم ہے ان کو دے دے، لیکن بے گناہ کو آپ نہ پھنسائیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو گریونسز ہے ان کو سنیں۔ دیکھو عوام کی گریونس سننا نہ سننا جمہوریت کو خطرے میں ڈالتی ہے، انصاف نہ کرنا معاشرے کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا عدالتوں پر سے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اس ایوان پر سے، اس لیے لوگ متذبذب ہے۔ یہ جتنا تناؤ اس وقت بڑھ رہا ہے، ایک پولرائزیشن ہے پالیٹکس میں، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، جمہوریت کے لیے بڑی جماعت ہے سر، اس ایوان کو چھوڑ دیں، ڈسفنکشنل کر دیں۔ نہیں، دیکھو ایوان کو نہیں چھوڑیں گے، ایوان میں رہتے ہوئے، سسٹم میں رہتے ہوئے، سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے اپنا رول پلے کریں گے۔ ایوان میں ہم اس وقت نہیں گئے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم ایوان کو اس وقت نہیں چھوڑے جب ہماری ریزرو سیٹیں ان کو دی گئی، ایوان کو ہم نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا جو ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا اور ان سے ووٹ دلوایا گیا۔ اس ایوان کے دروازے سے مجھ سمیت ہمارے پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کیا گیا۔ ایوان میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے۔ اور سر اسی طرح فرینڈلی اپوزیشن اور اسی طرح کے احتجاج سے آپ اپنے خان کو باہر لے کے آئیں گے، یہ تو بڑا ہی بہتر قسم کا احتجاج ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں پوری دنیا میں ایسے طریقہ کار کیا،
जमहूरी लोग ऐसे ही करते हैं, हम कोई गोरेला फोर्स तो नहीं है कि मारो गिराओ और जलाओ आगे बढ़ो और करो और फिर जजेस से करे जी ज़बरदस्ती के नोक पे उनको कहे ऐसे फैसले करें। हमारी 20 रिजर्वेशंस के बावजूद हम कोर्टों में गए और ये जानते हुए भी कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। आप अपना कैमरा लेके जाए, आवाम से पूछें, ज़बान हल को निकार खुदा, ये ज़बान आज़ाद है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और हम कहते हैं हम शहरी है, इंसाफ देना आपका फ़र्ज़ है और इंसाफ लेना हमारा हक़ है। हम इतने शहरी है, मुहिब वतन, हम चाह रहे हैं कि ये इंसाफ हो। तहरीक का अगला रुख क्या है सर, कुछ बताएं। नहीं, जब तक खान साहब रिहा नहीं होते, इंशाल्लाह ताला तहरीक चलती रहेगी, इसी तरह कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। और पार्टी के अंदर सर आपके अपने लोग कहते हैं डिवीजन है सर, उस डिवीजन को कब खत्म करेंगे? होता है नौ ग्रुप। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बाकी आप सही कह रहे हैं, बाज़ लोग ऐसे ज़रूर कहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि पार्टी में डिवीजन ना हो, पार्टी में यूनिटी हो, इख्तिलाफ राय ज़रूर हो लेकिन इख्तिलाफ ना हो, और खान साहब के लीडरशिप में सारे मुत्तफ़िक हो, कोशिश कर रहे हैं। और अगला सर्कुलर अमल कब ऐलान करने जा रहे हैं, कुछ है? वो ऑलरेडी खान साहब कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी भी मनाएंगे। पाकिस्तान ने जो इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जीती है और इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने दिलाई है, उसकी खुशी भी मनाएंगे और ख़ान साहब के आज़ादी के लिए आवाज़ भी उस दिन उठाएंगे। PTI जश्न मना रही है उस जंग जीतने का? देखो, हमें बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान की जीत पे इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत खुश हुए। आइंदा भी इंडिया ने कोई भी ऐसे मिसएडवेंचर किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कड़ी होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ। लास्टली जिन लोगों को सजाएं हैं वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं कि अब्सकॉन्डर रहेंगे? देखो, सजाएं सारी गलत है, इलीगली हुआ है, जजमेंट है, नॉट सस्टेनेबल है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर भी मारवाए आइन है। आइन का इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको स्पेसिफिकली 2 चीज़ें बताता हूँ। आर्टिकल 63 में कोई भी ऑर्डर, मैं आपको रिपीट करता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसिस, आर्टिकल 63 में किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई करना, आल्दो इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई इख्तियार नहीं कि किसी को कहे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, या ये कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दे मॉरल टर्पिट्यूड में, अगर वो मॉरल टर्पिट्यूड के जुर्म का मुर्तकिब ना हुआ हो। लेकिन आर्टिकल 63 में कोई भी सज़ा, डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन विदाउट हेयरिंग जुडिशल साइज पे, विदाउट हेयरिंग इफेक्टेड पार्टीज नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि बाय नोटिफिकेशन लोगों को डिस्क्वालीफाई करे। इसलिए मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की जितने भी ऑर्डर है वो मारवाया ही है। और सर लास्टली आप अपनी तहरीक को उसमें जोर डालने के लिए मौलाना फजल रहमान दीगर अपोजिशन जमातों से भी रब्ता कर रहे हैं? अलायंस हमारा है, मौलाना साहब के साथ हमने रीच आउट कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं आए। हमारी तो कोशिश यही थी कि आइन की सरबुलंदी के लिए, ईमान की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के वो हमारे साथ, लेकिन एनीवे वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने कुछ डिफरेंसेस है, हमारे साथ नहीं आ सके। मेरा ख्याल है अब हुकूमत डायलॉग टेबल से जाती तो जाएंगे, आप बैठेंगे उनके साथ, गुफ्तगू करना चाहेंगे? देखो, अगर नेकनियत ही कभी हुकूमत ने नहीं दिखाई, अभी मेरा ख्याल है डायलॉग का क्या बात करें, नेकनियत आज तक हुकूमत ने नहीं बताई, एक मुलाकात तक नहीं करा सकी। ठीक, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौर साहब बड़ी वजाहत से बता रहे थे कि उनकी जमात का मौक़िफ़ क्या है और वो क्या गोया कि इस वक्त डिमांड कर रहे हैं, एक फेयर ट्रायल, जस्टिस और एक स्पेस के जो हर सियासी जमात को मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन कौमी असम्बली सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। PTI के लोग निकलेंगे बाहर, प्रोटेस्ट करेंगे अपने लीडर के लिए, बट उनका कंडक्ट तो जो था सो था, लेकिन हुकूमत वक्त का दफ़ा 144 लगा देना, लोगों को फ्रीली अपनी राय का इजहार न करने देना, कैसे देख रहे हैं सर? देखें, मैं एक बात बताऊं कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को आप लेके चल रहे हैं, उसमें एक जुमला ही काफ़ी है। अगर आप चूँकि एक ज़ीरक सियासत साफ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बनाया वो अब ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने इसकी परवरिश की, जिन्होंने इसको तख्लीक किया, वही अब इसको मिटाने पे तुले हैं। तो इस पार्लियामेंट का और पॉलिटिकल निज़ाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो आपको सिर्फ एक ही मैं कहूँगा, जो आसिफ अली जरदारी साहब स्पीच करते थे नेशनल असम्बली में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी, सिर्फ उसके क्लिप चला दें तो ही काफ़ी अफाका हो जाएगा तहरीक इंसाफ को और उनके बनाने वालों को। आज अगर वो रिवाइव कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इस टाइम इक़्तिदार में उनको एक मौका देना चाहिए, लेकिन रियासत के अंदर रहकर, रियासत से बाहर रहकर कुछ नहीं। आगा साहब, आप तो फरमा रहे हैं कि नून लीग शायद एक प्रोसेस से गुजर के पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, बट उनके वज़ीर दिफा ये फरमाते हैं कि मौजूदा निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, लगता तो ये कि आप भी अरेंजमेंट के तहत आए हैं। देखें, बात मिनिस्टर साहब की और उसकी इसलिए सही है कि कहीं पे तो
कहीं पे तो कुछ है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब साइलेंट बैठे हैं, कुछ है या बहुत कुछ है सर, ये तो बताएं। ये तो अब मुस्लिम लीग सही बता सकती है। अच्छा। हमें तो ये पता है कि देखें, हम फ्रेश मैंडेट लेके जब आए ना, तो हमने पहली प्रायोरिटी किसको दी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सही। क्या है, हुकूमत बनाए, उनमें एहलियत नहीं थी, उन्होंने नहीं बनाई। फिर अगर हम इनको भी सपोर्ट ना करते तो ये निज़ाम जिसके लिए हमारी क़यादत ने जानों की कुर्बानी दी है, इस पाकिस्तान के लिए, इस जमहूरियत के लिए, इस निज़ाम के लिए, वो डीरेल हो रहा था। तो ना चाहते हुए हमने इनको सपोर्ट किए। आज भी कैबिनेट का पार्ट नहीं है, पार्लियामेंट में इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जाए। लेकिन सर इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत रही हमेशा कि जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है, बड़ी मुश्किलें सही हैं, बट अब इस निज़ाम के साथ आप हैं तो सही, अगरचे आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है सर, आईनी ओहदे आपने लिए हुए नहीं, हैं, देखे ना, बहुत कुछ होने से बजट नहीं। की अप्रूवल आती है, आपके बगैर हो नहीं सकती, आप उसमें भी अपना कांधा पेश करते हैं। नहीं। इस वक्त भी अगर जब 144 लगाया गया पूरे मुल्क में, कोई रीज़न नहीं थी, बट पीपल्स पार्टी की जानिब से एक आवाज़ भी सुनने को नहीं मिलेगी, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखें, मैं आपको एक बात कहूँ, इंतज़ामी अमूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं आपको दोबारा कहूँ कि इस टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो पॉलिटिकली इन तमाम हाउसेज में चीज़ों को मैनेज करके चला रही है। आज भी मैं तो देखें उस बात में आज भी कन्विंस हूँ कि रूली लंगड़ी जिस किस्म की भी जमहूरियत हो, लेकिन एक आप जिसको अमरीत को अच्छा बोलें तो उससे बहुत बेहतर है ये जमहूरियत। फैक्ट ये भी बताइए ना सर, इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म का जुडिशल मर्डर हुआ, कई कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, जलावतनियाँ अख्तियार की, आज 10 अरकान पार्लियामेंट कमो बेश नाअहलों के घरों को चले गए हैं, उनकी जगह पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इस सारे प्रोसेस को वेलकम करेंगे या आप नहीं, मैं तो आपको बहुत पहले कहा, मैंने कहा जो जिन्होंने बनाया था वो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, वो ख़त्म कर रहे हैं। हम उस टाइम भी इस निज़ाम की और सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया वो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, और इसका मतलब है कि फिर अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं, अगर फिर साहब समझते हैं कि वो भी कोई मेरिट पे नहीं आ रहे, नहीं, मैं तो किसी फैसले के ऊपर आज दिन तक इसीलिए कोई कमेंट्स नहीं करता कि हम हमारे पब्लिक डोमेन में आ गए ना, अब तो पब्लिक डोमेन में आ गए, अब तो कर सकते कमेंट आप। इसीलिए मैं नहीं कहता कि हम अपने अदालती निज़ाम को कंप्रोमाइज़ होते हुए नहीं देख सकते, हम नहीं समझते कि मैंने दोबारा आपको कह रहा हूँ कि देखें बहुत मुश्किल हालात होंगे, बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे इमरान खान जैसा लीडर नहीं चाहिए, मुझे बिलावल भुट्टो जैसा लीडर चाहिए कि मुश्किल हालात में, मुश्किलों में, तकालीफ में कौम को हंसते चेहरे के साथ 26 अमेंडमेंट पास करके दी, एक पॉलिटिकल इमेज बना के दिया जो कि आपको भी पता था और मुझे भी पता था कि क्या होना है, लेकिन एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनाया। तो मुझे ऐसा लीडर चाहिए, मेरी कौम को ऐसा लीडर चाहिए। लड़ाई झगड़ा टकराव की सियासत नहीं, पॉलिटिकल लोगों का काम है कि कौम को आगे लेके जाए बगैर किसी टकराव के। लास्टली पिछले दिनों अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर बाकी मामलात को डिस्कस डिबेट किया गया, कहा गया कि एक नया मिसाक एक जमहूरियत होना चाहिए, एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि वाकई ये वक्त की ज़रूरत है कि नहीं है? पॉलिटिकल लोगों का काम है कि हर वक्त डायलॉग हो, हर वक्त कंसेंसस हो, हर वक्त बातचीत हो, हर वक्त चीज़ों को आगे लेके चलें। ब्लॉकेज कहीं नहीं है, बैरियर कहीं नहीं है, कहीं बातचीत। हमारा काम क्या है? कन्विंसिंग। हमने कन्विंस करना है लोगों को भी, रियासत को भी, और चीज़ों को आगे लेके चलना है जिसमें पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की किस्मत बदल सके। तो फिर कहे ना सर पीपल नून लीग को कि आएँ और लोगों के साथ बैठें, तो देंगे मशवरा? ये तो देखें, हम तो मुस्लिम लीग नून को तो आप छोड़े ना, इमरान खान को नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, तो और किस तरीके से साथ इनिशिएटिव आपके हाथ में ना सर, वो तो जेल आज भी देखें, मेरी बात सुने, आज भी हम अपना फोरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एग्री है उनके साथ, लेकिन एक पॉइंट एजेंडा है। जब भी हमने इनसे बात की है तो वो कहते हैं कि खान को कौन समझाएगा, तो अब इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है ना। ये तो वो खुद अपनी बानी को या चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। हमारा काम है कि फोरम प्रोवाइड करना, हमारा काम है कंसेंसस बनाना, हमारा काम है कि लोगों को इकट्ठे करना। इमरान खान को बदलना या इमरान खान को, ये पीटीआई का काम है। पीटीआई भी हॉस्टेज बनी हुई आपके ख्याल में? 110% देखें, बात ये है कि पीटीआई का जो इस टाइम हाल है वो तो बहुत बुरा है ना। बेचारे यहाँ के शोर इसलिए करते हैं कि सोशल मीडिया पे इनको गालियाँ पड़ती हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, या वो तो बहुत बुरे हाल में। अच्छा, जो यहाँ पर इनके साथ हैं वो इनके साथ नहीं है, तो कंफ्यूजन खुद पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। अगर रफीउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये ख्याल है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को
ڈائلاگ میں ہمیشہ رہنا چاہیے، ڈائلاگ سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن اگین سب سے بڑا ایشو خود تحریک انصاف کا ہے، کیونکہ کیا وہ سمجھتی ہے کہ ڈائلاگ کے تھرو چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے، اور اس کے لیے فلیکسیبلٹی بڑی ضروری ہے. ایک طرح سے لچک کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. کوئی ایک نقطہ جس کے اوپر مکمل طور پہ وہ فرم ہو جائیں کہ اس کو جب تک نہیں حل کیا جاتا آگے نہیں بڑھا جائے گا، تو اس طرح آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اور ان کا خیال ہے کہ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے بنایا تھا، آج اسی کو خود وہ ختم کرنے جا رہے، اس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جے فیس رکن قومی اسمبلی شاہدہ صاحبہ. ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. سوال ہم نے یہی رکھا ہے باقیوں کے سامنے بھی کہ جو اس وقت حکومت وقت کا کنڈکٹ ہے، کیونکہ کسی بھی پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر اپوزیشن کا یا کسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ جائے احتجاج کر پرامن، لیکن جس طرح تحریک انصاف کے گویا کہ اس پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی، دفعہ 144 کا نواز، لوگوں کی گرفتاریاں، کیا کہیں گی حکومت وقت کس طرح پولیٹیکل کلچر پروموٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک تو ان کا احتجاج کا طریقہ کار ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور دوسرا سیکنڈ جو حکومت کا وہ تو اس سے زیادہ غیر مناسب رویہ جو حکومت وہ تو بڑے پرامن تھے، نہتے بھی تھے، پرامن تھے. بالکل کانسٹیٹیوشن دیکھیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا. اس بار تو وہ بالکل پرامن تھے، اور ان کا کہنا بھی تھا کہ ہم اپنے علاقوں میں کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ان کی ایک روش رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے بھی حکومت جس بوکھلاہٹ کا شکار تھی، اور پھر اسپیشلی ابھی جو دیکھا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ غیر سیاسی رویہ تھا، اور ایک غیر آئینی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے. پھر ان کو احتجاج کرنے دیتے ہیں. لیکن ابھی آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں، مجھے خود تشویش بھی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یہی پارلیمنٹیرینز تو پچھلے دہائی سے بھی پہلے کے ہمارے ساتھ ممبر رہے ہیں. اب یہ جو ان پہ جس طرح پہ در پہ مقدمات ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 50-60 کے قریب، یہ کیسے پاسبل ہے ایک پارلیمنٹیرین جو یہاں پہ رہ چکا ہو اور اس پہ ہے، اور آل آف اے سڈن یہ گرفتاریاں اور پھر ان کو ڈی سیٹ کرنا، یہ سب جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے. ایک انتقامی کارروائیاں تو ہوتی رہی ہیں سیاست میں، لیکن ایک انتہا کر دی ہے. میں تو یہی آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ لیول، اگر یہ نیکسٹ لیول ہے تو پھر ہم پارلیمان کو اس ملک میں جمہوریت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل غیر جمہوری رویے کو زیادہ پروان چڑھایا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دی جمہوری رویے جو ایک آزادی دیتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بند گلی کی طرح ڈیفینیٹلی ان کو دھکیلا جا رہا ہے. اور انفیکٹ تھوڑی دیر پہلے ہمارے آغا رفیع صاحب پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سے گفتگو ہو رہی تھی. ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جس جماعت کو کسی نے بنایا اب وہی اسی کو ختم کر رہے ہیں. اس کا الزام سیاستدانوں پہ یا عدالتوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ جنہوں نے اس جماعت کو بنایا آج اسی کو ختم وہی کر رہے ہیں، اور اس میں صرف سیاستدان یا ہم کہہ سکتے کہ عدلیہ بطور ٹول استعمال ہو رہی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اعلی کار بھی پھر سیاستدان ہی بنتے. حقیقت تو ہے اس کی بیان میں، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہیے اور اعلی کار نہیں بننا چاہیے. اور انفیکٹ کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ اس ملک کے اندر وزیر اعظم کے جوڈیشل مرڈر ہوئے، جیلوں میں گئے، جلا وطنیاں کاٹی، اب اس پارلیمان کے کم و بیش 10 ممبران کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. تو ہر بار گویا کہ سیاستدان تخت مشق بنتے ہیں، اس ملک میں آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں مل پاتی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل حقیقت ہے. یہی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں اعلی کار نہیں بننا چاہیے. ہمیں متفقہ طور پہ جس طرح یہاں پہ ایک مساقی جمہوریت آیا اور پھر تھوڑا جمہوریت جو ہے وہ پنپنے لگی ہے، اسی طرح ہمیں اس جمود کو بھی ختم کرنا چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کے ایک سسٹینیبل پالیسی اپنانی چاہیے کہ ہمیں اپنے بلبوتے پہ اپنی اس پارلیمنٹ کو سپریم کرنا چاہیے، تاکہ یہ کل کو کسی اور کے حوالے سے یہ چیز سامنے نہ آئے اور یہ انتقامی کارروائیاں ختم ہو جائیں. صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ 26 میں ترمیم آئی جس کے نتیجے میں عدالتیں ڈس فنکشنل ہو کے رہ گئی ہیں، بٹ اس کو میک شور کرنے میں آپ کی جماعت کا بڑا کلیدی رول ہے. اگر مولانا صاحب کھڑے نہ ہوتے ساتھ تو شاید یہ نہ ہو پاتی. تو پھر کہیں نہ کہیں تو اس وقت جس نظام کو خواجہ آصف صاحب ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہیں اس کا بھی حصہ نظر آ رہے ہیں آپ لوگ.
देखिए, हमारी जमात का जहाँ तक आपने ताल्लुक बताया है तो ये 57 के करीब उसमें क्लॉजेस थे जो हमने चेंज करके 26 तक ले आए। हमने हद दर्जा कोशिश की कि उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। तो जो मुकदमात की एक लिस्ट थी उसको अगर देखा जाए तो उसके हवाले से हमारी एक अच्छी नीयत के हवाले से हमने ये चीज़ की। हमारी प्रपोज बिल्कुल हमने ये कहा था कि आपने जो है बेंचेस बनाए जाएं इंस्टेड के बिल्कुल आप अदालती निज़ाम को ही बदल डाले। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो हमेशा हंग पार्लियामेंट रहती है, तो एक दूसरे का सहारा उनको लेना पड़ता है। अब हमारी जमाती मंशूर के हवाले से हमारे जो मुतलबात थे वो मैं समझती हूँ कि हमारे 8-10 मेंबर से वो पूरे नहीं होते थे। जिस तरह कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का एक स्टेटस है, जिस तरह रिबा के ख़ात्मा का था, जिस तरह एक सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस को प्रोटेक्शन थी, तो ज़ाहिर है हमने उस मंशूर को देख के भी अपना पॉलिटिकल हमारे पास जब यही एक था पार्लियामेंट उसमें हमने ऐड किया है और फिर ज़ाहिर है कुछ हमने माना है कुछ उनको मानना पड़ा है, तो हमने इस नीयत से किया है। अदरवाइज़ आप देखें कि कभी भी हमने ये नहीं चाहा कि बिल्कुल पार्लियामान को जो है वो डीरेल किया जाए। लेकिन बतौर पार्लिमानी मेंबर के तौर पे आप क्या समझते हैं, इस तरमीम से अदलिया आज़ाद हुई है, जो कंप्रोमाइज़ कर गई है, और जो फैसले आ रहे हैं वो मेरिट पे आ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं? वो देखें, वो तो सबको नज़र आ रहा है, एक ट्रांसपेरेंट या एक आइडियल सिचुएशन तो कभी नहीं पाएगी, चाहे जो भी अदालती निज़ाम आया। ये अदालत पहले शख्सियात के हवाले से था, पूरी अदलिया पे ये क्वेश्चन मार्क आया। तो जिस तरह आप लोगों का ख्याल है तकरीबन मेरा भी कोई से मुख्तलिफ नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाहिदा अख्तर अली, JUF के रुकने कौमी असम्बली है और बड़ी वजाहत से कह रही थी। उनके भी कंसर्न यही हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर ये कोई बेहतर नहीं है, हम प्रमोट कर रहे, इसको बेहतर होना चाहिए। अपोजिशन को, दीगर जमातों को स्पेस देनी चाहिए, सियासतदान आपस में मिल बैठ के बात करें, और जिस अंदाज में चीज़ों को लेकर चला जा रहा है ये कुछ ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है ये चीज़ें। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करें और उनका भी नुक्ता नज़र जानें कि वो इस वक्त मौजूद है जो सियासी सूरत हाल है, हुकूमत का कंडक्ट, तहरीक इंसाफ का, उसके बारे में क्या राय रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर खेलदाल कोहिस्तानी साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, पहले तो ये जानना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ को बड़ा पावर शो तो नहीं कर सकी, लेकिन इसमें कमाल आप लोगों ने किया सर, पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगाया। जानना ये चाह रहे हैं सर, कोई दहशतगर्दी का ख़तरा था क्या, प्रॉब्लम थे कि 5 से 4 लोगों से ज़्यादा लोगों के इज्तिमा पे पाबंदी लगाएगी, कहानी क्या थी सर? देखिए, इस मरतबा तो ना इस्लामाबाद ना लाहौर कहीं भी कंटेनर नज़र नहीं आया, सड़कें सारी खुली हुई थी। और जो आप कह रहे हैं कि 144, देखें ये इंतज़ामी मामलात होते हैं, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना भी इंतज़ामिया का काम होता है, और पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। और पाकिस्तान की अवाम पहले भी इनके लिए कभी नहीं निकली है, इमरान खान के लिए, ना अब निकलेगी। जब वो खुद भी बाहर थे तो मुझे बताएं कौन से लॉन्ग मार्च से, कौन से एहतजाज ने उनको कोई कामयाबी हासिल हुई थी। तो इस मरतबा बिल्कुल इनकी पार्टी के लोग भी तकसीम थे और मैच सारा इन्होंने फिक्स किया हुआ था। जिस तरह आपने देखा कि ये तमाशा लगाया गया कि पार्लियामेंट के गेट बंद थे, बिल्कुल गेट अगर मेन बंद था तो साइड से खोला गया था, वो जा सकते थे, मगर वो कहाँ जाएं। तो वो खुद ये एक उन्होंने एक, जिस तरह आपको याद होगा कभी आपने ऐसा भूख हड़ताल देखा था जो 3 बजे शुरू हो 5 बजे ख़त्म हो, ना IT का टाइम है, ना लंच का, ना डिनर का। 5 स्टार भूख हड़ताल इसी पे पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने करते थे। तो ये सारे ड्रामे हैं और अवाम जो है वो खुशहाली चाहती है, अवाम सस्ती चीनी चाहती है, अवाम सस्ता आटा चाहती है। अवाम को पता है कि ये हुकूमत, और दूसरी जो सबसे बड़ी अवाम का ना निकलना पंजाब में खुसूसन, उसका क्रेडिट वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को जाता है। अच्छा, और वो इसलिए कि वो घर भी दे रही, ठीक है, वो हेल्थ भी, दवा अद्वियात भी, मेडिकल वो भी पहुंचा रही है, वो एजुकेशन दे रही है। जो पंजाब पौने 4 साल में इन्होंने तबाह किया, तो उनको फिर उनकी उस तरक्की को बहाल किया है और कारकर्दगी उसकी इतनी अच्छी है कि लोग
PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। सर जब वो आए थे तो चीनी 85 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो है सर, क्या कह रहे हैं? चीनी जब हम आए थे 140 रुपए किलो थी, अच्छा, इस वक्त 170-72 रुपए किलो है। 30 रुपए फिर भी बढ़ और गई। मैं आपको ये भी बताऊं, चीनी 20 लाख टन इस वक्त भी शुगर मिलों में पड़ी हुई फिर है। महंगी क्यों हो रही है सर? महंगी अगर कोई कर रहा है तो वज़ीर आज़म के हिदायत जारी है, आपको इस्लामाबाद में 172 रुपए से ऊपर चीनी नहीं मिलेगी, इसीलिए हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। सर राना तनवीर साहब ने कहा कि कुछ लोगों के नाम ECL में डाले हैं सर, नाम बता नहीं रहे कि कौन से शुगर बैरन्स हैं कि जिनके नाम डाले हैं। नहीं, ये राना साहब बेहतर बता सकते हैं, मुझे ये पता नहीं है कि नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उन्होंने सर। ठीक है, वो जो भी उन्होंने इंतजाम किए, मगर मैं ये कह रहा हूँ, हम तो कहते हैं ना, हम तो ये कहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम आटा चीनी सस्ता करने नहीं आए अवाम के मसला। हम हमारी लीडरशिप हमेशा तामीर और तरक्की की सियासत करते हैं, हमेशा खुशहाली लाते हैं। हम तो कहते हैं कि हम डिलीवर करें हम अवाम के मसाइल। मुझे एहसास है कि चीनी, अगर गरीब आदमी को चीनी भी ना मिले तो उसको हल कौन करेगा? गवर्नेंस से होना है, हुकूमतों ने करना है। तो हम तो ये जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो मैं यही वजह बता रहा हूँ कि इनकी तहरीक किस बात की, ना सहाफ़ियों के लिए इनकी तहरीक है, ना वकला के लिए तहरीक है, ना अवाम के लिए तहरीक है। ये तहरीक एक शख्स को एनआरओ देने के लिए है, और वो भी गैर आइनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड करते हैं कि मेरे से आके बात करें, मुझे इक़्तिदार में बिठा दें। अगर नहीं बिठाएंगे तो मैं आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा, झूठ बोलूंगा, इल्ज़ाम लगाऊंगा, फिर पेड इश्तिहारात जो चलाऊंगा बाय, ये काम इन लोग ये कर रहे हैं। तो लोग जो है अपनी अफवाज की साथ खड़े हैं, ये अफवाज के मुखालिफ खड़े हैं। तो ये भी वजह है कि अवाम जो इस भारत को जो हमने शिकस्त दी है हमारी अफवाज ने, तो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी है। अवाम में जो बदगुमानी इन्होंने फ़ौज के खिलाफ पैदा करने की कोशिश की, झूठ बोला, प्रोपेगेंडा की, मगर अवाम समझ रही है कि हमारी सलामती, हमारे मुल्क की कामयाबी, हमारे मुल्क की मजबूती, उसके पीछे फ़ौज खड़ी है। वो तो ठीक हो गया सर, लेकिन खुद आपके जो इत्तेहादी इस वक्त हैं, पीपल्स पार्टी, हमने थोड़ी देर पहले आगा रफीलो साहब से बात की है, उसने कहा ये देखें जमहूरी हक़ है एहतजाज करना, दफ़ा 144 का नफाज, रोकना, पकड़ धक्कड़, ये मुनासिब नहीं है। और नून लीग को हम एडवाइस करेंगे कि थोड़े खुले दिल का मुजाहरा करें, हुकूमत में आप हैं, थोड़ी स्पेस दें। आगा रफीउल्लाह साहब से आप ये सवाल कर लेते हैं कि कराची में जो शेलिंग करवाई है वो मरियम नवाज साहबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने नहीं करवाई। इंटरेस्टिंग। आप ये सवाल उनसे कर लें मेरे तरफ बेआब पे, आप उनसे पूछें पंजाब में कहीं शेलिंग हुई है? इस्लामाबाद में हुई, पिंडी में हुई, मैं इस्लामाबाद जहाँ हमारी हुकूमत है, आप बता दें कहीं शेलिंग नहीं हुई है, कहीं रोकथाम नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी किया तो आपने आराम से उनको घर भिजवा दिया, बट उधर जाके आपने लाहौर में गिरफ्तारियाँ की हैं सर, तो कुछ डुअल स्टैंडर्ड्स तो हैं ना। देखें, इंतशार और फसाद, इसको इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, पुरअमन एहतजाज करना सियासी कारकुन का हक है, उसकी इजाज़त है। और मगर लोग नहीं निकले, उसमें मुस्लिम लीग इनका क्या कसूर है, हमारी क़यादत का क्या कसूर है, हमारी हुकूमत का क्या कसूर है? वो अवाम नहीं निकल रही है ना। सही है, कारकुन उनके। लेकिन कोई ऐसी इत्तला थी खेलदार साहब के आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, असला लेके आएंगे, कुछ खुफिया रिपोर्टें पहले तो आती थी ना, आपकी बारी वफाकी वजीर है ना सर, आपके साथ तो कुछ चीज़ें शेयर हुई होंगी, कोई ऐसा था? देखें, जो भी इंतशार या इस तरह के हजूम की जो पॉलिटिक्स है, उसको निमटने के लिए इंतज़ामिया हमेशा तैयार होती है, हर वक्त तैयार होती है। और लेकिन इत्तलात ऐसी कोई नहीं थी? नहीं, इत्तलात नहीं थी तो हमने सड़कें खोल के रखी थी। सही है, हमारा दिल बड़ा है, हमने कहा आए करें एहतजाज, मगर लोग नहीं निकले। और एक सवाल एक और भी हम कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन से सर, माजी में एक वज़ीर आज़म का जुडिशल मर्डर हुआ, खुद मियाँ नवाज शरीफ जेल गए, जलावतनियाँ काटी, बेनज़ीर साहिबा, बाकियों के बारे में सर इस मुल्क के अंदर हमेशा सियासतदान, अब भी इस पार्लियामान को 10 अफराद नाअहल हो चुके हैं, तो पार्लियामान में बैठे लोगों को तो सज़ाएँ मिलती हैं, पर इस मुल्क में आइन तोड़ने वालों को नहीं मिलती। तो खेलदार साहब बतौर एक डेमोक्रेटिक पर्सन, आप समझते हैं कि इन मामलात को भी देखना चाहिए कि क्यों वो लोग बच जाते हैं? देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए, उस फैसलों में इमरान खान की साजिश भी शामिल थी, उस वक्त जज सारे मिले हुए थे इनसे, मगर नवाज शरीफ ने क्या कहा था, मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। इमरान खान क्या कहता है? अगर इमरान खान समझता है कि मेरे खिलाफ ज़्यादती हो रही है या नाइंसाफ़ी है या ऐसे केसेस हैं, तो वो क्यों कह रहा है मैं अपना फैसला अमेरिका पे छोड़ता हूँ, मैं अपना फैसला डोनाल्ड ट्रंप पे छोड़ता हूँ? वो तो कहते तन्हाई में रख दिया आपने। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, किसी लीडरशिप, जो भुट्टो साहब की आपने बात की, मियाँ साहब को 3 दफ़ा निकाला, ज़्यादती हुई, ना उसने 9 मई नहीं करवाया, उन्होंने तनसीबात पे हमले नहीं करवाए, उन्होंने शोधा की तस्दीक नहीं करवाई। मैं पॉलिटिकल वर्कर, जो सवाल मैं कहता हूँ
ये जमात रहे, जो जमात जो भी नैरेटिव लेके झूठा सच्चा लोगों को दिया, ये जमात जब हुजूम में तब्दील हो गई, फसाद में तब्दील हो गई, इंतशार में तब्दील हो गई, ये सियासी भी क्राइसिस है कि पाकिस्तान में हम तो कहते हैं कि हमारी सियासी मुखालफ हो, हमारा हुजूम से मुकाबला ना हो, हमारा असला उठाने वाले से मुकाबला ना हो, हमारा सियासी वर्कर से मुकाबला, सियासी जमात से मुकाबला। ये रास्ता जो इंतखाब है ये इमरान खान ने खुद किया है, इसको किसी जमात ने, किसी लीडरशिप ने इसको इस रास्ते पे नहीं भेजा है, ये खुद ने किया है, बंदगली में चला गया है। अब इमरान खान चाहता है जो उनकी लीडरशिप है वो सारी नाअहल हो जाए, जेलों में आ जाए। मेरे पास इनके जो लोग बाहर बैठे हैं वो कहते हैं इमरान खान अंदर पड़ा रहे, हम यहाँ पे अपने मौजें लगाते रहे। अब झगड़ा इनका आपस में, इसमें मेरा सियासी वर्कर का, जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। वो तो है, लेकिन अगर फिर साहब फिर बात आ जाती है, वो कहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट जो लेके आए थे, इस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल भी वही कर रहे थे, लेकिन साहब के खिलाफ सियासतदान कुछ नहीं कर रहे हैं, ना अदालतों का गिला करें ना सियासतदानों का। तो खेलदास साहब ये समझते हैं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट ऑन किया था अब उसी को ख़त्म वही कर रहे हैं, आप लोगों को कोई इसमें अमल दखल नहीं है। नहीं, इस वक्त जो भी फैसले हो रहे हैं वो हम अपनी जो हुकूमत की रेट है उसके मुताबिक हो रहे हैं। मैं किसी का इसका कसूर इस्टेब्लिशमेंट नहीं डालना चाहता। हमारी हुकूमत है, हम जिम्मेवार हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे अंडर है। ठीक है, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट में इल्ज़ाम लगाना, इस किस्म की गुफ्तगू जो लोग भी करें, किसी जमात से भी करते हैं, ये फिर अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के बजाय दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं, फिर आप दावत देते हैं खुद ही। अच्छा एक और भी बताइए ना सर, अब कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन जमातों की, बड़ी पुरअमन रही वो, उसकी इजाज़त भी आपने नहीं दी, होटल बंद किए, लेकिन वहाँ से एक बड़ी पॉजिटिव एक तरह से स्टेटमेंट आई है कि बैठें, एक और मिसाक जमहूरियत करें, इस मुल्क को ज़रूरत है, सियासी जमातें मिल के बैठें। बट नून लीग ने सर उसको भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के बारे में जो अता तारड़ साहब ने बात की, किसी और ने बड़ी अजीब गरीब अंदाज में की। तो सर इस तरह की गुफ्तगू का तो मुस्बत जवाब हो सकता था ना। देखें, जिस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा दुश्मन है उसके खिलाफ मजम्मत नहीं हो, जिस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरों से इज़हार यकजहती का एक लफ्ज़ ना हो, जिस कॉन्फ्रेंस में अपनी अफवाज की कामयाबी पे कोई खराज तहसीन पेश ना किया जाए, जिस कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को मिलने वाली इज़्ज़त और वक़ार का एक लफ्ज़ उसके हक़ में ना हो, तो ये कॉन्फ्रेंस जमहूरियत आइन भी ताबे है कि सब तमाम इदारे उनके ताबे हैं ना। तो जब आप अपने इदारों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी तज़दीक करेंगे, उनको तस्लीम नहीं करेंगे, तो किस चीज़ की ये कॉन्फ्रेंस है? ये कॉन्फ्रेंस, इसको मैं तस्लीम नहीं करता एज ए पॉलिटिकल वर्कर। आप इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पर गुफ्तगू करें, उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, ना इस वक्त है, मगर उसका ये भी आप ना करें कि जो कामयाबियाँ मिली है, अगर ये अफवाज नहीं होती, ये अफवाज की जदोजहद नहीं होती, ये कामयाबी नहीं होती, तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। सही। और लास्टली सर वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में कुछ अच्छे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कुछ मार धाड़ की सियासत ना हो, तो उन अच्छे बच्चों के साथ कोई आप एंगेजमेंट करने जा रहे हैं कि नहीं? अच्छे बच्चे देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, इमरान खान की वजह से जेल में हैं। वो बार बार कह रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि आप लोहे की दीवार से सर ना टकराएं, सर आपका फट जाएगा। एक सियासी वर्कर है, सियासी रहनुमा है, उसका एक तजर्बा है। मैं यही कह रहा हूँ, जिस रास्ते पे इमरान खान निकल चुके हैं उसमें अंधेरा है, वो बंद गली है, वो सियासी रास्ता बिल्कुल उन्होंने नहीं चुना है। और ये उसके, मैं समझता हूँ उसकी जमात की बदकिस्मती है, उसकी बदकिस्मती है। एक पॉलिटिकल जमात उसने खड़ी करके उस गली में ला के बंद कर दिया है, और वो ये समझता है मैं हूँ तो पार्टी भी है, मैं हूँ तो सब कुछ है। मैं सर ना उनके मुकदमा चलाते हैं, ना उनको कोई ढीला फर कर रहे हैं सर, तो फिर क्या करे वो? देखें, इन्हीं अदालतों से हमारे खिलाफ भी फैसले आए थे, इन्हीं अदालतों से हमारे चलाए ना सर, जमानत की दरख्वास्त पड़ी। ये हमारा काम ही नहीं है, ये अदालतों का काम है, मेरा आपका काम नहीं है, जजेस का काम है। यही जजेस थे जिन्होंने इसको सादिक अमीन कहा, यही जजेस थे जब ये काला चश्मा पहन कर सुप्रीम कोर्ट में आए थे और 9 मई करके आए थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और जज साहब ने गुड टू सी यू का VIP प्रोटोकॉल से गाड़ी उसकी भेजी और एक अजीम आलीशान गेस्ट हाउस में उसको विराजमान करवाया। तो ऐसे जज उनको चाहिए, ऐसे फैसले चाहिए, शायद आज वो नहीं हो रहे इस तरह के फैसले। बहुत शुक्रिया। खेलदार कोस्तानी साहब बड़ी तफसीलन बता रहे थे कि सिचुएशन है पॉलिटिकल,
اس کے ذمہ داران کون ہیں اور کس نے اور کس ملک کو اس نے آج تک پہنچایا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کچھ اور لوگوں سے کرنے کی کوشش کریں گے. تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان آفریدی, رکن قومی اسمبلی. سر, انفیکٹ جو احتجاج کی کال دی گئی, جو ہائپ کریٹ کی گئی, باقی ملک کے حصوں میں تو شاید بہت بڑی آپ کے لیے رکاوٹیں تھیں. دب 144 تھا, 4 لوگوں کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا تھا. خیر پختونخوا میں کیا ہوا سر؟ وہ عوام انقلاب, وہ سیلاب نظر نہیں آیا جو آنا آئی. کیا وجوہات ہے اس کی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دیکھیے جی, کیمرے کی آنکھ سے کچھ نہیں چھپتا. ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کرنا اور پارلیمان کو محصور کرنا, دفعہ 144 لگانا, جھوٹے مقدمات کرنا, اس کے باوجود کل پاکستانی قوم تو چھوڑیں, پہلے 5 گلوبل چیپٹرز ہیں, پوری دنیا میں احتجاج ہوا. اوورسیز پاکستانی کھل کے خان کے ویژن کے ساتھ اور خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے. پرامن تھا پاکستان, اور بالخصوص خیبر پختونخوا کا ہر ضلع دیکھ لیں, ہر تحصیل, UC, ولیج کاؤنسل, اور تو چھوڑیں پنجاب, تو ان کی عظمتوں کو سلام ہے. جب آپ کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے, جب آپ کے بنیادی حقوق سلب کیے جائیں, جب جھوٹے مقدمات ہوں, 12 10 37 سال سزائیں ملے, پھر بھی لوگ نکلیں, جوان شہید ہو گئے ہوں, 10 سال کی قیدیں کاٹ رہے ہوں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہوں, ہر ہفتے میں 2 3 ATC کے کیسز میں آپ کی حاضریاں ہوں, اس کے باوجود خان کے ساتھ جڑے رہنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ایک نئی تاریخ ہے. آج الیکشن کرائیں, ان ایوانوں میں بیٹھنے والے فارم 47 کو لگ پتہ جائے, باقی سیاسی پارٹیوں کی سیاست ختم ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے, اصلی دشمن ہندوستان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اسرائیل نے ایک ٹیسٹ کیس بنایا ایران کا, اس میں وہ دونوں ناکام ہوئے. ان سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کا جو اوور آل گلوبل جو پرسپشن تھا وہ کچھ اور تھا, اور ہندوستان کچھ اور تھا. 10 مئی کے بعد سب کچھ بدلا. جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا, وہ شخص جس کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کا خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہے, 8/7 کے ڈیتھ سیل سے, وہ مودی کو بھی للکار رہا ہے, اسرائیل کو بھی للکار رہا ہے, NRO کی بھی بات نہیں کر رہا. کہہ رہے کہ میں ایون 26th امینڈمنٹ کے باوجود میں عدالتوں میں اپنا مقدمہ لڑوں گا. وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. تو صرف میسیج یہ ہے کہ اس ٹائم اس ملک پر رحم کرنا چاہیے. یہ ڈنڈا جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. بلوچ, قبائل, پنجابی, سندھی, گلگت, آزاد کشمیر, پاکستان کے تمام باسی, پنجاب کے ہر زبان کے بولنے والے, خدا کے لیے ان پر رحم ہو. ریاست ماں ہوتی ہے, ان کو گلے لگائیں, ان کے مسائل کا حل ڈھونڈیں, ان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر ان عدالتوں سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ ہمیں انصاف کی توقع رب سے ہے. رب وہی ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے. دیکھیں کہا گیا نا کہ عمران خان کی سیاست ختم, نشان لے لیے گئے, خان جیل میں, ہم سب کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ہم ایک جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے, لوگوں کی تسلیل ہوتی تھی. ایسے نشان دیے گئے جو معاشرے میں جگسائی کا سبب بنتے ہیں. آنکھیں بند کر کے ٹھپے لگائے گئے. عمران خان لوگوں کے دلوں میں ہے, اس کو کوئی زبردستی بالجبر نہیں نکال سکتے. صرف میسیج یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے کس چیز کی, کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. وہ بات کس چیز کی کرتا ہے کہ پاکستان ہی میری زندگی کا محور ہے. باہر سیٹل ہو جاتے, کوئی کاروبار, کوئی کچھ نہیں. اگر یہ جھوٹے مقدمات تھے, ایک چیز کیوں ثابت نہیں ہوئی؟ تو صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے وہ مایوس بھی نہیں ہوتے, وہ الحمدللہ مقابلہ بھی کرتے ہیں, اور جیت انہی کی ہوتی ہے. لیکن سر اندر کی ڈویژن جو آپ کی ہے اس کو بھی تو دیکھیں نا, کہتے ہیں پارٹی اپنے بوجھ سے خود گر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. جس دن آپ کہیں حج عمرے پہ چلے جائیں, آپ کے پیچھے آپ کے گھر کے افراد میں بھی تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. یہ گھر کی خوبصورتی ہے, ایک دوسرے سے ڈفرنس آف اوپینین. جب بات پاکستان اور عمران خان کی آئے, پھر امام الانبیاء کی آئے, اور پھر رب ذوالجلال کی آئے, تو وی آر یونائٹڈ ایز ون ٹیم. تھینک یو. بہت شکریہ شہریار آفریدی. گویا کہ بڑے جذباتی انداز میں بتا رہے تھے کہ ان کی جو اسٹرگل ہے جمہوریت کے لیے وہ آن رہے گی, اور اس کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو جھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں. بٹ اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ ملک کی مقبول ترین جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں,
अगर हुकूमती रुकावटें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम रुकावटों को अबूर करेंगे और इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम मेक श्योर करेंगे। नाज़रीन, इसी नोट के साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम भी करना चाहेंगे कि आपने सुना तमाम जितने भी हमारे अरकान पार्लिमान थे उनकी आरा। गोया कि एक चीज़ बड़ी कॉमन उसमें हमें देखने को मिली, वो यही थी कि बुनियादी तौर पे तमाम जमातें जो इस वक्त पॉलिटिकल कल्चर उसको ज़्यादा कोई वेलकम नहीं कर रही, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही, उसके अंदर एक तनाव की कैफियत मौजूद है, एक ऐसा स्ट्रेस नज़र आ रहा है उनको कि जिसको दूर होना चाहिए। उनका ख्याल ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के साथ बैठें, गुफ्तगू करें और एक दूसरे को स्पेस दें, और साथ में अदलिया का भी उनका ख्याल ये था कि वहाँ से भी जितने भी फैसले आने चाहिए वो मेरिट पे आने चाहिए, और बजाय ये कि अरकान पार्लिमान को डिस्क्वालीफाई करके शायद अपने मुखालफिन को नीचे दिखाया जाए या इस तरह स्पेस गेन की जाए। उनके ख्याल में ऐसा करके आप वक्ती तौर पे तो शायद कोई फ़ायदा उठा लें, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को, इस मुल्क की पार्लिमान को नुकसान पहुँचेगा और इदारे शायद उनको भी कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हो पावन, और मोर इम्पॉर्टेंटली पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई ना उभर पाए। तो देखें, अब जाहिर सी बात है, हमने कोशिश की है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पार्लिमान के अंदर सियासी, उनसे गुफ्तगू की जाए और एहतजाज को रास्ता देना, एहतजाज के नतीजे में कुछ डिमांड सामने आना, हुकूमत वक्त उनके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो तमाम आरा हमने आपको सुनाई। और अब आप फैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इन आरा को कितना मैच्योर और कितना लॉजिकल और कितना आप समझते हैं कि ये जो अरकान पार्लिमान के अंदर बैठे हैं वो इन चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं और उनको एड्रेस करने की जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी अर्ज है, वो कितनी है, यकीनी तौर पर इसके हवाले से आप बहस जा जाएँ। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।